स्टेट ऑफ मोशन को अगर डिफाइन करना है तो पहले आपको किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर एंड एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जर्वर, और तीसरी चीज क्या होती है जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरी चीज क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन तीन चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऐसी कोई भी बॉडी जो क्या कर रहा हो, या तो मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, बराबर है, या फिर ऐसी कोई भी बॉडी जिसकी मोशन को हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जर्वर क्या होगा? बराबर, अगर जैसे ये फैन है, ये फैन क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो मैं इसको देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हो, बराबर है। तो जो अभी ये फैन आपका क्या हुआ? बॉडी हुआ ना, जो आपका क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको मैं देख रहा हूं ना, तो मैं क्या हुआ? ऑब्जर्वर। अरे आगे ना, मैं क्या हुआ? ऑब्जर्वर। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। और तीसरी चीज होती है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरी चीज क्या होती है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि ऑब्जर्वर जिस जगह पे रह के किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जैसे मैं कहां पे खड़ा हूं? फ्लोर पे ना, तो फ्लोर पे खड़ा हूं, मैं कौन हूं? ऑब्जर्वर। और किसको देख रहा हूं? फैन को देख रहा हूं। अरे आगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ मैं, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या हुआ आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक रीजन होता है या फिर एक प्लेस होता है जहां से ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के क्या करता है? ऑब्जर्वेशंस लेता है। क्या लेता है? ऑब्जर्वेशंस लेता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि वहां पे दो टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है और एक क्या होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। एक कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक दूसरी कौन सी होती है आपकी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि जब भी ऑब्जर्वर किसी जगह पे बैठ के किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, बराबर है। तो जिस जगह पे वो खड़ा है वो या तो रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी। क्या कर रही होगी? आपको ये टर्म याद पता है ना? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हल्की हल्की। अरे आगे ना, तो जब आपका ऑब्जर्वर जिस जगह पे रह के किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, और वो जगह अगर आपकी क्या होगी? रेस्ट में होगी। क्या होगी? रेस्ट में। जैसे मैं फ्लोर पे हूं, तो फ्लोर क्या है मेरे लिए? फ्लोर रेस्ट में है ना। या फिर वो जगह क्या होगी आपकी? यूनिफॉर्म मोशन में होगी। क्या होगी आपकी? आसान भाषा में वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? उस जगह का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। उस जगह का एक्सेलरेशन क्या होगा? तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ। फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी? तो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे बैठ के किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, और वो जगह अगर क्या हो रही होगी? एक्सेलरेट कर रही होगी। क्या कर रही होगी? एक्सेलरेट कर रही होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? जीरो। कुछ होगा एक्सेलरेशन, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो रिटार्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी या फिर वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। ठीक है, तो ये उतना अभी फिलहाल के लिए इसका अभी तो काम नहीं है, लेकिन आगे जाके इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम आएगा। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? अभी मेरे को बताओ, अर्थ आपका रेस्ट में की मोशन में? किसके रिस्पेक्ट में? अगर जैसे हम सन पे जाके बैठना पड़ेगा अभी, नहीं क्या? चलो ठीक है, तो कोई भी जगह, अभी न्यूटन भाई साहब ने एक चीज बताई थी, किसके बारे में? ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो चीज आप मन में बिठा लो। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी होती है। हमेशा क्या होती है? स्टेशनरी। जहां पे ऑब्जर्वर रहेगा वो चीज क्या हो जाएगी? उसके लिए रुक जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी उसके लिए? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चलो आप रोड पे रहते हो, आप कहां पे रहते हो? रोड पे खड़े रहते हो, मान के चलो आप। अगर मैं रोड पे खड़ा हुआ ऐसे, ठीक है, तो मेरे लिए ये रोड क्या है? और रोड मतलब ये रोड किसका पार्ट है? अर्थ का ही तो पार्ट है ना, इसलिए हम अर्थ को क्या मान के चलते हैं? स्टेशनरी। हालांकि अर्थ स्टेशनरी क्या है? अगर आप यहाँ से किसी रॉकेट में बैठ जाओ और कहां पे चला जाओ? स्पेस में चले जाओ, तो आपको क्या दिखेगा? चलते हुए भी दिखेगी और घूमते हुए भी दिखेगी। स्पिन भी करता है ना अर्थ, स्पिन करता है, साथ में क्या करता है? सर्कल में घूमता भी तो है ना, तो चलते हुए भी दिखेगी और घूमते हुए भी दिखेगी।
लेकिन जब हम अर्थ पे आ जाते हैं तो हमको क्या दिखती है? स्टेशनरी। क्योंकि जब मैं अर्थ पे रहता हूं तो मैं ऑब्जर्वर हूं और अर्थ मेरे लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा किसी भी ऑब्जर्वर के लिए वो क्या होता है? हमेशा स्टेशनरी होता है। इसलिए अर्थ अपने लिए क्या हो जाती है? लेकिन जब मैं स्पेस में चला जाता हूं, मैं कहां पे चला जाता हूं? स्पेस में, तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो? फिर स्पेस। मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? स्पेस। तो जब मैं स्पेस में चला जाऊंगा और वहां से मैं अर्थ को देखूंगा तो अर्थ मेरे को क्या होगी? एक तो सन के अबाउट घूमते हुए दिखेगी सर्कल में, और साथ में खुद का बॉडी क्या करेगी? वो स्पिन होते हुए दिखेगी। उसका स्पिनिंग मोशन भी दिखेगा और रोटेशन सर्कुलर मोशन भी दिखेगा। सबको समझ में आया? इसलिए न्यूटन भाई साहब ने बोला कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? स्टेशनरी होगा। अगर नहीं होता है तो उसको क्या कर लो? स्टेशनरी कर दो। सबको समझ में आया? अब एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर आपको बताना है कि कौन सी बॉडी रेस्ट में और कौन सी बॉडी मोशन में, ठीक है? तो जैसे भी मान के चलिए ये आपका रोड है जी, ये वाला आपका क्या है? ये आपका रोड है, ठीक है? मान के चलो ये वाला आपका ट्रक है। ये आपका ट्रक है, ठीक है? यहां पे मान के चलो एक मैं पेड़ दे देता हूं। ड्राइंग तो बनाई होगी ना आप लोगों ने, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे दो ऑब्जर्वर रखता हूँ, यहाँ पे क्या रखता हूं मैं? दो ऑब्जर्वर। अभी जब भी मैं ऑब्जर्वर बोलूंगा ना तो आपको क्या विजुअलाइज करना है कि उस ऑब्जर्वर की जगह पे कौन हो? आप हो। कौन हो? जब भी फिजिक्स में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बराबर है, तो हर बार वहां पे एक सिचुएशन दी रहेगी आपको, बराबर है, और उस सिचुएशन में एक ऑब्जर्वर हमेशा रहेगा। उस सिचुएशन में क्या रहेगा आपका? और जब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो ऑब्जर्वर हमेशा रहेगा आपका, ऑब्जर्वर हमेशा रहेगा। तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, उसके लिए पैरामीटर्स क्या हो गए मोशन के, वो सब अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जर्वर की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर जैसे मैं बोलता हूं कि मान के चलो यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे, बराबर, ये आपका एक आदमी है, ठीक है? ये आपका एक आदमी है, ठीक है? ये आदमी ए और ये आदमी बी है, ठीक है? तो मैंने अगर आपको पूछा कि मान के चलो आपका ये ट्रक आगे आगे जा रहा था, आपका मान के चलो ये जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ ए के लिए ट्रक की स्टेट क्या होगी और ए के लिए इस पेड़ की स्टेट क्या होगी? स्टेट मतलब समझते हो ना? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होगी और उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी? ये रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा ए के लिए, और ये जो ट्रक होगा ये रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा किसके लिए? ए के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? कैसे बता दिया? आप तो यहाँ पे हो, आपने कैसे बताया? आपने क्या किया? खुद को विजुअलाइज किया। अगर मैं एक ही जगह पे होता तो मेरे को पेड़ की स्टेट कैसे दिखती और मेरे को ट्रक की स्टेट कैसे दिखती? आपने खुद ने विजुअलाइज किया ना, तो आप क्या करोगे? ऑब्जर्वर का काम करोगे। आप किसका काम करोगे? अभी मेरे को बता ए कहां पे? कहां पे? रोड पे है ना, मतलब ए आपका ग्राउंड पे। मतलब ग्राउंड क्या हुआ यहाँ पे? ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इसके लिए क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके लिए ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अरे समझ में नहीं? समझ में आया? आपका पेड़ कहां पे? वो भी तो ग्राउंड पे है ना, वो भी आपका कहां पे? ग्राउंड पे। और आपका जो ट्रक है वो भी आपका क्या है? ग्राउंड पे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम ऑलरेडी अर्थ पे लिव करते हैं, अर्थ पे रहते हैं ना हम, अरे है कि ना? तो अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ को क्या मान के चलते? सबको स्टेशनरी मान के चलते हैं। अर्थ को तो हमने स्टेशनरी मान ही लिया है ना, अरे है कि ना? तो अर्थ ऑलरेडी अपने लिए क्या है? स्टेशनरी है। अभी हम अर्थ पे बात कर रहे हैं बाकी चीजों की। अगर अर्थ पे कुछ चीजें चलती है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन क्या होगी, और हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि अर्थ आपका क्या है? स्टेशनरी। अर्थ आपका क्या है? स्टेशनरी। अभी ये भी ग्राउंड पे, ये भी ग्राउंड पे और ये भी ग्राउंड पे। तो जब भी आपको पता करना है कि कोई चीज अर्थ पे मोशन में है या फिर रेस्ट में, तो सबसे पहले क्या कर लो? उन सभी बॉडीज की और जो भी ऑब्जर्वर हो गए उन सबकी क्या कर लो? ग्राउंड से वेलोसिटी निकाल लो। क्या निकाल लो? वेलोसिटी तो आगे जाके पढ़ेंगे, पर पहले मैं वेलोसिटी का मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपने 9th लेवल पे पढ़ा है। आपको वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें पता है। अरे हाँ कि ना? तो ये भी ग्राउंड पे, ये भी ग्राउंड पे और ये भी ग्राउंड पे। तो ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी सबको समझ में आए? सबकी वेलोसिटी ग्राउंड से मेरे को पता है, सबकी वेलोसिटी मेरे को ग्राउंड से पता है। अभी आपको पूछा क्या है कि इस ए के लिए इस पेड़ की स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होगी, या फिर इसकी स्टेट क्या होगी और इसकी स्टेट क्या होगी, ये पूछा।
रेस्ट में होगा मोशन में, ये पूछा आपको, बराबर है। तो आपको खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, ऑब्जर्वर, आप कौन हो, ऑब्जर्वर, बराबर है। मतलब ए का काम कौन कर रहे हो, हाँ ए का काम कौन कर रहे हो। लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई करते थे, हम क्या करते इसको और सिंप्लीफाई कर देते, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं, अगर आपको पूछा कि इस ए को ये क्या करते हुए दिखेगा, ये वाला क्या करते हुए दिखेगा, ये मैंने पूछ लिया, तो वो तो ए बताएगा ना, आप थोड़ी ना बताओगे। अरे समझे कि नहीं समझे। अगर आपको पता करना है तो आपको यहां से उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा मतलब ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं, अरे है कि ना, इमेजिन करना पड़ेगा, अरे है कि ना। और खुद को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, अरे है ना। तो इसलिए मैंने आपको चिता वाला कंसेप्ट बताया था पहले भी, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, तो आप क्या हो, ऑब्जर्वर, किसकी जगह जाके देखो क्या, ए के, तो आप क्या बन जाओ, चिता, आप क्या बन जाओ, और यहां से उड़ जाओ और कहां पे बैठ जाओ, ए पे बैठ जाओ, कहां पे बैठ जाओ, क्योंकि ए को पूछा है ना क्या दिखेगा। तो आप ए पे अगर बैठ जाते हो, कहां पे बैठ जाते हो आप ए पे बैठ जाते हो, ठीक है। अरे समझा क्या, अरे आप कहां पे बैठ गए, ए पे बैठ गए, कहां पे बैठ गए आपके, ए पे। जब मैं ए पे बैठ गया तो ये चिटे को, चिटा मतलब कौन, हम सभी लोग, चिटा मतलब कौन, हम सभी लोग, ठीक है। तो इस चिटे को जो दिखेगा वही इस आदमी को दिखेगा, अरे है ना, नहीं समझे, क्योंकि चिटे आदमी पे जाके कौन बैठ गया, चिटा ना। तो चिटा जो देख रहा है, जो आदमी देख रहा है वही कौन देख रहा है, तो जो जो आदमी समझेगा वही कौन समझेगा आपका। तो चीटा मतलब कौन है, आप ना, आप या मैं, अरे हम ही लोग है ना, हम ही लोग तो वहां पे गए ना, अरे समझे कि नहीं समझे। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अभी आपको पूछा है मैंने, तो आप ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पे चीटा कौन हुआ, ऑब्जर्वर, सबको समझ में आ रहा है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑब्जर्वर जिस जगह पे होता है वो चीज उसके लिए क्या होती है। तो इस चीटे के लिए आदमी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ कि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, सबको समझा। अगर मैंने पूछा कि आदमी को क्या दिख रहा है, तो आदमी के लिए क्या हुआ, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ जी ना। तो इस चिटे के लिए ये आदमी क्या हुआ, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसके लिए हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है आपका, स्टेशनरी होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हुआ, चिटा जिस जगह पे वो चीज उसके लिए क्या होती है। तो चिटा कहां पे है, आदमी पे, तो आदमी उसके लिए क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। तो आदमी उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेशनरी। क्या इस चिटे के लिए आदमी स्टेशनरी है, तो ग्राउंड से देखो स्टेशनरी है क्या, हाँ पहले आदमी आपका ग्राउंड पे क्या था, रेस्ट में था, वो ऑलरेडी स्टेशनरी है ना। इसमें स्टेशनरी करने की जरूरत है क्या, तो इसके लिए ऑलरेडी क्या आपका स्टेशनरी, ऑलरेडी आपका क्या है, यहां तक क्लियर है सबको, अरे है कि ना। तो ऑलरेडी स्टेशनरी है। अब यहां से बैठ के अगर ये किसको देखता है, ट्रक को देखता है, तो ट्रक क्या दिखेगा, चलते हुए दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी ट्रक यहाँ पे, कुछ समय में ट्रक कहां पे होगी, यहाँ पे, कुछ समय में ट्रक कहां पे होगी। तो अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे, टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या करे, तब वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन। क्या, अभी अभी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा ना, तो पोजीशन के लिए क्या चाहिए, अभी पोजीशन कहां पे, एक्स में, वाई में, जेड में, कहीं भी हो सकती है ना। और हमने ऑलरेडी मैंने बताया था आपको वेक्टर में कि अगर मैंने आपको इस बोतल की अगर मैंने पोजीशन पूछी, इस बोतल की मैंने क्या पूछी, पोजीशन, तो आप क्या बताओगे, इसको पूछे थे क्या बताएगा, 5 मीटर है, उसको पूछेगा तो क्या बोलेगा 6 मीटर है, उसको पूछा तो क्या बोलेगा 7 मीटर है, उसको पूछा तो क्या बोलेगा। लेकिन पोजीशन तो एक ही है ना, ऑब्जेक्ट भी एक ही है, पोजीशन भी क्या है, स्टिल अलग अलग आंसर क्यों आ रहे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर फिक्स नहीं है। जब मैंने इसको पूछा तो इसने क्या किया, खुद को ऑब्जर्वर माना, खुद को माना, और खुद से इस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या कर ली, उसने मेजर कर ली, और वही मेरे को बता दी। तो उससे दूरी कितनी थी इसकी, उससे कितनी थी, उससे, अरे हाँ कि ना, और अर्नोल से कितनी थी, देख उसने 8 बता दी, कितनी थी 8। अरे समझे क्या, तो अलग अलग पोजीशन मिल रही थी ना, वो इसीलिए कि आपका ऑब्जर्वर क्या था, अलग अलग था। तो अगर मेरे को इसकी पोजीशन फिक्स करनी है, इसकी अलग अलग पोजीशन ना आए, तो मेरे को ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे आगे बहुत सारे ऑब्जर्वर रहेंगे क्लास में, जितने बच्चे वो सब ऑब्जर्वर रहेंगे क्या, मेरे को पूछा था तो मैं तो बता देता जिसको 0 पोजीशन है। अरे है ही नहीं ना, मैं खुद ही पकड़ के रखा हूं ना, तो मेरे से इसकी दूरी क्या होगी 0, तो मैं ऑब्जर्व हुआ ना, तो मेरे से इसकी दूरी मतलब क्या होगा, इसकी पोजीशन, अरे ना, समझे कि नहीं समझे, सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सफेद झूठ, सफेद झूठ भी नहीं, हाँ ठीक है। तो
तो अगर इसकी पोजीशन फिक्स करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर फिक्स करना पड़ेगा। तो ले मान के चलता हूं कि चल ये चेयर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये चेयर मेरा क्या है, और हर बार मैं ऑब्जर्वर को कहां पे बिठाऊंगा, वहां पे, और इसकी पोजीशन पूछने को बोलूंगा। तो इसको मैंने अगर पोजीशन पूछी, वहां से उठेगा वो कहां पे बैठ जाएगा, उस चेयर पे बैठेगा, फिर चेयर से इसकी दूरी गिन लेगा, बोलेगा 4 मीटर है, बराबर। उसको पूछा, वो भी क्या करेगा, वहां से उठ के आएगा, यहाँ पे बैठेगा, और फिर क्या करेगा, इसकी पोजीशन बताएगा, कितना बताएगा, 4। उस अर्नो को पूछा, वो भी वहां से उधर उठ के आएगा, इधर बैठेगा और इसकी पोजीशन बताएगा, कितना बताएगा, मतलब हर बार इसकी पोजीशन कितनी बता रहे, क्यों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स किया मैंने, क्या फिक्स किया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स हुआ तो आपका क्या कौन फिक्स हुआ, ऑब्जर्वर भी फिक्स हुआ। और हमेशा याद रखना कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, बराबर है, जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर रहता है, जिस पॉइंट पे आपका, वो चीज होती है आपकी ओरिजिन। वो चीज क्या होती है आपकी ओरिजिन। और ओरिजिन से आपके 3 डायरेक्शन निकलती है। ओरिजिन से कितने डायरेक्शन निकलती है, 3, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये अगर ऑब्जर्वर है तो ये क्या हुआ, ओरिजिन ना, ये क्या हुआ आपका ओरिजिन। तो 3 डायरेक्शन कौन सी, ये वाला एक्स, ये वाला तुम्हें तो आया नहीं, और ये वाला आपका, ये वाला आपका क्या हुआ, और ये क्या हुआ आपका ओरिजिन। तो ये जो ऑब्जर्वर होगा ना, ये जो ऑब्जर्वर होगा मतलब कौन, चीटा। ऑब्जर्वर मतलब कौन, चीटा। एक्स में भी पोजीशन मेजर करेगा, वाई में भी पोजीशन मेजर करेगा, और इसलिए उसको 3 एक्सिस लग रहे, एक्स वाई और। तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं क्या हूं ऑब्जर्वर, और मेरा अगर फेस अगर इस तरफ है तो मेरे सामने वाली साइड क्या होगी, एक्स, ऊपर वाली और इधर वाली जेड। सबको समझ में आया, एक्स वाई जेड। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड फिक्स नहीं रहते डायरेक्ट, वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली क्या होते, फिक्स हो जाते। सबको समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना। पर इसको पोजीशन पे तो मेजर करनी है ना, किसके साथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे तो हम मान के चलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो वो क्या बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। तो टाइम भी तो चाहिए ना, तो इसलिए ये 4th कोऑर्डिनेट लेता, क्या लेता है वो, 3 कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई और जेड। एक 4th कोऑर्डिनेट होता है इसके पास, कौन सा, टाइम। कौन सा होता है, तो ये अपने साथ एक वॉच लेके बैठता है, क्या बैठता है ये, और वॉच के साथ देखता है कि उसकी टाइम चेंज हो रहा है कि, मतलब टाइम के साथ वो देखता है पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसने वॉच पकड़ी, किसने, चिटा। ये चिटा होशियार है, ये होशियार है, मेंदाड़ नहीं है। मेंदाड़ है क्या, नहीं, उसको सब चीजें समझ में, उसको फिजिक्स आती है, उसको फिजिक्स, न्यूटन का स्टूडेंट है, किसका स्टूडेंट है। अभी यहां से ये बैठ के किसको देखेगा, किसको देखेगा, ट्रक को देखेगा, और देखेगा कि ये टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ट्रक पहले कुछ समय में, मान के चलो इसने टाइम स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच रहेगा ना, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तो 0 सेकंड पे ये ट्रक कहां पे था, यहाँ पे था, 1 सेकंड पे ये यहाँ पे था, फिर 2 सेकंड पे यहाँ पे था, फिर 3 सेकंड पे, तो क्या आपका आगे निकल रहा था ना, इसने तो देखा ना। तो इसने देखा कि यार ये ट्रक एक्स एक्सिस में अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस में अपना टाइम के साथ पोजीशन। इसका ये मतलब है कि इसके पास मोशन है, और वो कहां पे, एक्स एक्सिस में, कहां पे, इसलिए बोलेगा कि इसके पास वेलोसिटी है, और कहां पे, एक्स एक्सिस। तो ये कितना हुआ, 40, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सा, आई क्या हो गया, वेलोसिटी। अरे समझे कि नहीं समझे, पक्का क्लियर हुआ। अभी वैसे ही वो किसको देखेगा, इस पेड़ को देखेगा, और पेड़ को भी देखेगा ना, खुद को तो उसने ऑलरेडी स्टेशनरी कर दिया है, अरे हाँ कि ना। अभी पेड़ को देखेगा, यार टाइम चल रहा है, 0 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, साला ये गए नहीं ना, इधर गया ना, इधर गया ना, ऊपर गया ना सामने आया ना पीछे गया, ये तो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा ना। इसका मतलब क्या है, इसके लिए वाला क्या है, रेस्ट, इसके लिए वाला क्या है, सबको समझा। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि ट्रक एक्स एक्सिस में मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड आपका जो पेड़ है वो क्या, आपका रेस्ट, वो आपका पेड़ क्या है। यहां तक सबको क्लियर है, पक्का। अभी देखते हैं कि चलो बी के लिए क्या होगा, अभी देखते हैं बी के लिए क्या, बी कहां पे, ट्रक पे। क्या अगर मैं ग्राउंड से देखता, अगर ट्रक अगर आपका आगे चल रहा है, क्या बी भी आपका आगे चलता, क्योंकि वो ट्रक के ऊपर है। तो ट्रक और आदमी बी, ट्रक और ये दोनों क्या है, एक सिस्टम बना रहे, क्या बना रहे, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर असेंबली ऑफ बॉडी, मतलब क्या होता है, सिस्टम, बराबर है। आगे जाके 2 टाइप के सिस्टम आएंगे, एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम और एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम और एक, डिस्क्रीट मतलब जब कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के जो एलिमेंट्स है, जैसे सिस्टम कौन है आपका, ट्रक, और कौन है, आदमी, अरे ना।
तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे, सिस्टम बना रहे ना। तो इस सिस्टम के दो एलिमेंट कौन हुए, एक ट्रक और एक क्या हुआ आपका बॉडी, एक कौन हुआ आपका बालक। अरे हाँ कि ना, एक बालक हुआ ना। तो ये दोनों मिलके सिस्टम बना रहे, क्या एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। अगर आदमी चलता तो ट्रक चलता क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब वो क्या इंडिपेंडेंट है, वो क्या है इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं। ट्रक अपने अपने हिसाब से मोशन कर सकता है और आदमी अपने हिसाब से। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। एक होता है आपका कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम, जैसे ये बोतल देखिए, ठीक है, इसका ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ये ढक्कन है ना, अरे है ना, ढक्कन को मैंने इसको लगा दिया ऐसे, अरे है ना। ये क्या बन गया आपका, अभी इसके दो एलिमेंट कौन है बोतल के, एक बोतल है नीचे वाला पार्ट और एक आपका इसका कैप है। अरे हाँ कि ना, हाँ, ये दो मिलके क्या बना रहे, एक सिस्टम बना रहे। अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखो पूरा चलेगा, और या फिर इसको चला दो देखो पूरा चलेगा। मतलब एक को चलाता हो तो दूसरा भी क्या कर रहा है, चल रहा है, और इसको चला दो तो ये भी क्या कर रहा है, चल रहा है। इसको हम क्या लेंगे, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। इसको हम क्या लेंगे, अरे है ना। तो इनकी मोशन इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। एक को चलाओ तो दूसरा भी, और दूसरे को चलाओ तो पहला, समझे कि नहीं समझे। तो इसको हम क्या लेंगे, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट सिस्टम। यहां तक क्लियर है क्या। तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों मिलकर सिस्टम बना रहे हैं। अगर आपका ट्रक चल रहा है तो ये भी चल रहा है, अरे हाँ कि ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं। मतलब इसका भी ग्राउंड से स्पीड कितना है, 40। कितना है, अबे हाँ कि ना, साथ साथ जा रहे हैं ना, तो वो पीछे रह जाएगा और पीछे से निकल जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, इसलिए तो फ्रिक्शन आता है ना। फ्रिक्शन नहीं तो उसको चला के लेके जा रहा है। आदमी के और ट्रक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, ये पीछे से निकल जाता। आधे लोग अभी सोच रहे हैं कैसे हुआ। हाँ चलो, सच भाई, सच में ऐसा ही होता है। ये कितना है, कितने से जाएगा वाला, 40 से। सबको समझा। तो मैंने आपको बोला है ना, ऑब्जर्वर हो ऑब्जेक्ट हो, पहले उसकी वेलोसिटी कहां से निकाल रहे हो, ग्राउंड से निकालो। पहले कहां से निकाल लो, और फिर क्या कर लो, देखो कि उसको स्टेट में दिखेगा दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर मोशन में दिखेगा। सबको समझ में आया। अभी आपको किसके लिए पूछा है, बी के लिए पूछा है ना, इस बालक के लिए पूछा है। तो इस बी के लिए ये ट्रक रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा ये बताना है, और इस बालक के लिए ये पेड़ रेस्ट में होगा या मोशन में होगा ये आपको बताना है। सबको समझ में आया। अरे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इस बालक की जगह पे कौन हो, आप हो। बालक की जगह पे कौन हो, तो आपको चीटा बन के उड़ना पड़ेगा और इस बालक के साथ में बैठना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, तो ये आपका, ये कौन है, चीटा। चीटा मतलब कौन, आप। जो इस बालक को दिखेगा वही इस चीटे को दिखेगा। तो मैं ये निकाल लेता हूं ना कि चीटे को क्या दिखेगा, जो चीटे को दिखेगा वही। तो पहले चीटे को निकाल लेते, बालक अपने आप बता देगा। अरे समझे कि नहीं समझे। तो ये अगर ऑब्जर्वर आपका कहां पे बैठा हुआ है, बालक पे बैठा हुआ, तो ये बालक क्या हुआ उसके पे, और यहां से बैठ के ये चीटा किसको देख रहा है, ट्रक को देख रहा है, और किसको देख रहा है, पेड़ को देख रहा है। सबको समझ में आया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके लिए एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये वाला इसके लिए जेड एक्सिस। तुमको समझेगा। अरे हाँ कि ना। और साथ में ये क्या लेके बैठा आपका, वॉच। क्लियर है। अरे है कि ना। लेकिन एक चीज है, न्यूटन भाई साहब ने बताया है कि किसी भी ऑब्जर्वर के लिए उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, स्टेशनरी होगी। हमेशा क्या होगी, तो मेरे को स्टेशनरी करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं ग्राउंड से देखता हूं तो ये आदमी कितने से जा रहा है, 40 से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे जा रहा है ना। पर न्यूटन भाई साहब तो नहीं चाहता ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाए, स्टेशनरी। क्या हो जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी। इसको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेशनरी करने के लिए क्या करोगे, कुछ चेंजेस करोगे। कुछ क्या करोगे, चेंजेस। बराबर है। चेंजेस क्या होगे, कि अगर आपका ये 40 से आगे जा रहा है तो मैं पीछे की तरफ क्या लगाता, 40 लगाता। ये हुआ पॉजिटिव एक्स में +40, ये हुआ नेगेटिव एक्स में -40। ये 40 कैंसल आउट, तो टोटल क्या हो गया वाला, 0। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या होगी, कैंसल आउट। तो टोटल वेलोसिटी कितना आ गया इसके बाद, 0। मतलब अपना काम हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, 0। मतलब ये क्या हो गया आपका स्टेशनरी। यहां तक क्लियर है। अभी जो चेंजेस, अभी यहाँ पे जब ऑब्जर्वर मतलब कौन, चीटा ना। जब चीटा इस बालक पे बैठा, उसने कुछ चेंजेस किए ना बालक पे, ताकि वो बालक क्या हो जाए, उसके लिए स्टेशनरी हो जाए। तो जो चेंजेस उसने बालक पे किए होंगे वही चेंजेस उसको क्या करने पड़ेंगे, सराउंडिंग में करने पड़ेंगे। तभी तो बैलेंस होगी ना दुनिया। अरे हाँ कि ना, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इधर के तो बाहर भी क्या करने पड़ेंगे, जो चेंजेस सिस्टम पे हुई है वही चेंजेस सराउंडिंग पे करने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो ये सराउंडिंग पे अगर चेंजेस करता है तो देख लो किसको दिखेगा वाला, ट्रक।
तो ट्रक पे पास पहले क्या था आपका, इस तरफ कितना था 40 था, तो पीछे कितना लगाएगा, तो ये 40 ये 40 कट जाएगा, तो ट्रक की भी वेलोसिटी क्या होगी, तो ट्रक इसके लिए क्या हो गया अभी, ट्रक इसके लिए क्या हुआ, जो चेंजेस ट्रक पे किए अगर इसको देखता तो इस पे भी करने पड़ेंगे, तो इस पे भी क्या करेगा, पीछे क्या लगाएगा 40, पर ऑलरेडी इसके पास कुछ था क्या पहले, क्योंकि ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे क्या था ये वाला रेस्ट में था, तो जीरो जीरो था पहले, अभी कितना लग गया चेंजेस करने में 40, कहां पे इस तरफ, मतलब इसकी वेलोसिटी कहां पे होगी, इस तरफ होगी ना, तो इस आदमी को ये पेड़ कहां पे चलते हुए दिखेगा, नीचे, और आपके साथ वैसा ही होता, आप कभी बस में बैठ के देखना, किसी व्हीकल में बैठ के देखना और पेड़ देखना, जिस डायरेक्शन में आपकी व्हीकल जाएगी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, पेड़ चलते हुए दिखेंगे, पर एक्चुअली पेड़ चलते हैं क्या, वो सब क्या है रिलेटिव है, वही सब क्या है, और ये किसने बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, किसने, आइंस्टाइन भाई साहब, किसने बताया था, या फिर चीजें क्लियर है, तो अगर मैंने आपको पूछा कि इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए ये ट्रक क्या हो जाएगा रेस्ट में, क्योंकि ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर, क्योंकि ये अगर 1 सेंटीमीटर, ये अगर 1 मीटर आगे जा रहा है तो ये आदमी भी तो 1 मीटर आगे जा रहा है ना, तो टोटल ट्रक कितना आगे गया 0, लेकिन ये अगर 1 मीटर आगे जा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये अपने जगह पे है, बल्कि ये क्या हुआ पीछे 1 मीटर चला, क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाता है, सबको समझ में आया, तो इसको लगेगा कि ये वाला क्या है मोशन है और ये वाला क्या लगेगा, सबको समझा, और यही आपका स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, या तक चीजें क्लियर है, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो, तो ये अपना हो गया पहला वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, या तक क्लियर है, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पैरामीटर, क्या पढ़ेंगे हम, काइनेमेटिक्स पैरामीटर, एक एक करके पढ़ेंगे, हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़े हैं और उसको एक बार और पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स पैरामीटर, बराबर है, तो किसी भी बॉडी की मोशन को जब हम स्टडी करते हैं ना, अरे ना, तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मेरे को कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, अरे ना, तभी तो हम उसको स्टडी कर पाएंगे ना, फिजिक्स को स्टडी करना है तो मैथ्स की तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, कुछ काइनेमेटिक्स पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं, कुछ काइनेमेटिक्स पैरामीटर क्या करने पड़ते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं मोशन के पैरामीटर, मोशन के पैरामीटर, जैसे सबसे पहला है आपका पोजीशन, सबसे पहला आपका क्या है पोजीशन, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, क्या डिफाइन करना पड़ेगा पोजीशन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद उसका डिस्टेंस भी तो बताना पड़ेगा ना, उसका डिस्टेंस, उसके बाद क्या रहेगा उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, फिर क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी भी क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा वेलोसिटी, उसके बाद फिर स्पीड, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो ये सब एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी पैरामीटर्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक दो लेक्चर तो इसी में लग जाएंगे, ठीक है, आज का और नेक्स्ट लेक्चर इसी में लग जाएगा, इन सभी पैरामीटर्स को पढ़ने में, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे, S = ut + ½ at square, बराबर है, V = u + at, बराबर है, S = v² - v² upon twice a, अरे ना, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, चलो कोई बताएगा पोजीशन क्या है, तो ऑलरेडी मैंने वेक्टर में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, बराबर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन अगर डिफाइन करनी है तो मेरे को किसको फिक्स करना पड़ेगा पहले, ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर हमेशा कहां पे रहता है आपका ओरिजिन पे, मतलब अगर आपका ये वाला क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका, ये आपका y है, और ये वाला आपका क्या है z है, ठीक है, तो आपका ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा यहाँ पे, ऑब्जर्वर मतलब कौन चिटा, ऑब्जर्वर मतलब कौन, तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ये कौन है आपका, और मान के चले कोई पार्टिकल p कहां पे आपका यहाँ पे है, अरे समझे कि नहीं समझे, और मान के चलो इस ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस में कितनी है x, y एक्सिस में कितनी है y, और z एक्सिस में कितनी है z, तब आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन जाता आपका पोजीशन वेक्टर, ये क्या बन जाता आपका, पहले ही पढ़ा दिया है, खास फर्स्ट में ले रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं हम आर वेक्टर, बराबर, कभी कभी इस आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कभी कभी क्या इनिशियल पॉइंट कौन सा आपका ओ ना, और फाइनल पॉइंट कौन सा आपका पी, हमेशा हेड किसकी तरफ रहेगा आपका,
ऑब्जेक्ट की पोजीशन की तरफ, बराबर है। तो इनिशियल पॉइंट क्या आपका ओ, फाइनल पॉइंट क्या आपका पी, इसको बोलेंगे ओपी वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये आ जाता कितना, अगर इसकी पोजीशन एक्स वाई और जेड है, और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, एक्स में होता है आई क्या, वाई में होता है जे क्या, और जेड में होता है के क्या। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई क्या, बोलो फटाक से, वाई जे क्या प्लस जेड के। या तो क्लियर है, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। पर ये कौन से फॉर्म में आपका, वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, अगर ये आपका आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आर इज क्या हो जाएगा आपका ओपी। ये लेंथ मतलब ओपी लेंथ मतलब क्या हो जाएगी आर वेक्टर की, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, फटाक से बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स। सबको समझ में है, तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। क्या तो क्लियर है, अरे ना। इसके बाद ये हो गया आपका पोजीशन, ये क्या हो गया आपका पोजीशन। अब ये जो मैंने पोजीशन निकाला है ना, ये मैंने कहां से लिया, ग्राउंड से लिया, या फिर मान के चलो आपका ओरिजिन फिक्स था। अपना ओरिजिन क्या था, कभी कभी आपका रिलेटिव पोजीशन आता, कभी कभी क्या था आपका रिलेटिव पोजीशन। चलो रिलेटिव पोजीशन देख लेते। तो रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई है, और ये वाला आपका क्या है जेड है, ठीक है। अभी जैसे मान के एक बालक यहां पे खड़ा है, बराबर बराबर है, ये बालक है यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे बालिका है, ठीक है। ये आपका बालक है और ये वाले आपकी क्या है बालिका। ये बालक बालिका को देख रहा है, ठीक है। मान के चलो अगर अगर आपका ऑब्जर्वर यहां पे रहता है, अगर आपका ऑब्जर्वर यहां पे रहता है कि ये जो बालक था इसकी पोजीशन क्या थी, x1 y1 और क्या थी z1, और ये जो बालिका थी ये किसकी, इसकी पोजीशन क्या थी x2 y2 और z2, बराबर है। तो इन दोनों की पोजीशन अलग अलग थी अगर आपका ये ओरिजिन है तो, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या पूछा कि अगर मान के चलो कि ये बालक इस बालिका को देख रहा है, बराबर है, तो बताओ इस बालक के लिए इस बालिका की पोजीशन क्या होगी, समझ में आया ना। तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछते हैं, तब उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो किसके लिए पूछिए, इस बालक के लिए इस बालिका की पोजीशन पूछिए, इस बालक के लिए इस बालिका की पोजीशन पूछिए। तो ये हुआ ऑब्जर्वर और ये क्या हुआ, सबको समझा क्या। तो यहां से ये चीटा उठेगा और कहां पे बैठ जाएगा, जो बालक को देखेगा वही चीटे को दिखेगा, जो बालक को देखेगा वही। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम बोलेंगे आर वेक्टर। और ये क्या होगा आपका आर रिलेटिव, ये क्या होगा आपका, सबको समझ में आया। अरे यहां तक क्लियर है क्या। तो मान के चलो आपका ये वाला क्या था P1 और ये वाला क्या था आपका P2, अरे ना। अब दोनों की पोजीशन कहां से पता है आपको, ओरिजिन से तो पता ही ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका R1 वेक्टर, समझ में आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। क्या यहाँ पे ट्रायंगल लगा सकता हूं, तो ऐसे दो वेक्टर होंगे ट्रायंगल में जो क्या हो सेम ऑर्डर में। कौन से फट से बताओ, तुरंत तुरंत तुरंत, कौन है, R1 वेक्टर और R रिलेटिव वेक्टर। लिख दो फटाक से। तो R1 वेक्टर प्लस R रिलेटिव वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर। एक्चुअली में R रिलेटिव वेक्टर मतलब ही क्या है, R2 माइनस R1 वेक्टर, बराबर है। तो R2 अगर मैं R2 अगर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, X2 आई क्या, Y2 J क्या, Z2 K क्या, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका X1 आई क्या, Y1 J क्या और Z1। इसमें से ये माइनस करना है तो कोऑर्डिनेट तो माइनस होगा ना, आई वाले माइनस हो गए, जे वाले और के, ये क्या हो जाएगा आपका X2 माइनस X1 आई क्या, बोलो आगे Y2 माइनस Y1 J क्या, और आगे Z2 माइनस Z1, यही हो जाएगा आपका रिलेटिव पोजीशन। सबको क्लियर है। तो ये हो गया आपका पोजीशन के बारे में, किसके बारे में हुआ, पोजीशन। या तो क्लियर है सबको, चलो। तो ये तो हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मिटा दूं क्या इधर का, अरे मिटाओ क्या, एकदम बेसिक से जाएंगे, आराम से जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, ये हुआ आपका पोजीशन, ये क्या हुआ आपका पोजीशन। सबको पोजीशन समझा, कौन सा पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन और एक
नॉर्मल पोजीशन, दोनों चीजें आपको दोनों निकालना आता है। अरे हाँ कि ना। चलो इसके बाद आपका क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आपका क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बताएगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? राइट, ठीक है। तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ लिया है और डिस्टेंस भी मैंने बता दिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाला आपका, ये आपका वाई एक्सिस और ये वाला आपका जेड एक्स, एक्स वाई और जेड। और मान के चलिए एक ऑब्जर्वर है आपका, ये वाला सॉरी एक कौन है आपका, ऑब्जेक्ट। ये मान के आपकी एक ब्लॉक है, ये वाला आपकी क्या है, ये यहां से इस पाथ के अलोंग है, ऐसे यहां पे, समझ में आया? तो ये इसकी क्या हुई, पाथ हुई ना। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैंने यहां से क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो मैंने इसको कौन से पाथ के अलोंग लेके गया, इस पाथ के अलोंग लेके गया, समझ में आ रहा है? और इसको कहां पे आके छोड़ा मैंने, यहाँ पे। कहां पे आके छोड़ा मैंने, यहाँ पे। तो ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये क्या होगी इसकी, ये इनिशियल पोजीशन है, बराबर है। इसको मैं P1 पोजीशन बोलता है, इसको क्या बोलता मैं, और इसकी फाइनल, इसलिए इसको क्या बोलता है, P2। सबको समझ में आया? तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अरे ना, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना वही क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। वही क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और मेरे को क्या दिखाना है, एरो हेड भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो हमेशा आपका जो एरो हेड होगा वो कहां पे होगा आपका, फाइनल पोजीशन की तरफ। कहां पे होगा आपका, अरे ना, यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको डी वेक्टर भी लिखते हैं और कभी कभी एस वेक्टर भी लिखते हैं। कभी कभी क्या लिखते हैं हम इसको, एस वेक्टर भी। अरे ना, तो इसको अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये वाला आपका फिर से वही जो इसके x1 y1 z1, इसके x2 y2, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले की तरफ उधर से r2 वेक्टर मान, अरे आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 x1 i क्या, इसको सॉल्व करने की देने की जरूरत नहीं ना, समझते हो ना। प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, सबको समझ में आया? ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सॉरी ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। उसकी क्या होती है, एक्चुअली में ये वाला ब्लॉक जब यहां से यहां पे गया तो इस पाथ के अलोंग गया क्या, समझे कि नहीं समझे? तो डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन के अलोंग रहेगा उसके अलोंग वो चलेगा, ये जरूरी है क्या, लेकिन वो चल के कहीं गया तो इस पाथ के अलोंग है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होगी इसकी एक्चुअल पाथ होगी। ये क्या होगी इसकी, इस एक्चुअल पाथ की क्या कर लो, लेंथ निकाल लो। इस एक्चुअल पाथ की क्या कर लो, वही क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। वही क्या हो जाएगा आपका। तो वो अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हेडफोन है किसके पास, क्या क्या होगा, ज्यादा ही विजुअलाइज मत कर। हाँ, किसी हेडफोन वगैरह के कुछ धागा वगैरह नहीं है, देख पा रहे के पास है। हाँ देखो, आपकी क्या, आपको क्या करनी है, इसकी एक्चुअल पाथ निकालनी है ना, इसकी यहां से लेके यहां तक। पर ये तो टेढ़ी मेढ़ी है, ये कैसे आपकी टेढ़ी मेढ़ी है। इसको अगर निकालना तो मैं क्या करूंगा, एक एंड यहाँ पे रखूंगा और बराबर इसके अलग ऐसे रख दूंगा, ऐसे आ रहेगी ना ऐसे। और यहां से क्या करूंगा, इसको सीधा कर दूंगा। ये लेंथ मतलब क्या जाएगा आपका, जो इससे क्या है, समझे कि नहीं समझे? अरे आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब ये तो टेढ़ी मेढ़ी पाथ है ना, टेढ़ी मेढ़ी पाथ को मैं सीधा गिन सकता हूँ क्या, तो नहीं गिन सकता ना। तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसा रहता ना कंपास, रहेगी ना। तो कंपास में क्या करूंगा, इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। इसके क्या करूंगा मैं, सबको समझ में आ रहा है? छोटे छोटे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं टेढ़ी पाथ को गिन नहीं सकता।
अरे हाँ कि ना, छोटा मतलब देखो, अगर ऐसा आपका पाथ है तो इसका कितना, अगर मैं इतना पार्ट लेता हूँ, इतना, ये क्या है, टेढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंड रखता चौक इसका कंपास का और यहाँ पे रखता, तो ये दूरी मतलब ये दूरी क्या, यहाँ से आता, ये ज्यादा है। कौन सी दूरी ज्यादा है? अगर मैं ऐसे गिनता हूँ तो ये, मैं तो दूरी एक्चुअली ये मेजर कर रहा हूँ ना, पर एक्चुअली दूरी कौन सी, ये वाली है। इसको मैं और छोटा करता, अभी अभी भी देखो, ये वाली मैं मेजर करूंगा, पर एक्चुअली में है कौन सी, ये वाली। तो मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ, यार क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, एकदम क्या मिलेगा मेरे को, स्ट्रेट मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। और ये मैं क्या करता है, चौक में लेता, और इसको क्या करता मैं ऐसे कट लगाता एक, तो मान के चलो इतना दूरी मतलब कितना है, 1 सेंटीमीटर, कितना है, तो ऐसे कट लगूंगा, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे कट लगूंगा, तो मान के चलो कितने कट है, 1000 कट है, कितना है, 1000, मतलब कितना सेंटीमीटर हुआ, 1000 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर, 10 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। ये भी तो तरीका हो गया ना, अरे हाँ जी ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। चलो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ज्यादा क्लियर है सबको, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक क्वेश्चन दे दो, चलो देखो, हाँ, ये एक आपका मान के चलो एक ब्लॉक है, एक आपका क्या है, एक रूम है, कौन से शेप में, क्यूब वाले शेप में, कौन से शेप में, क्यूब। और मान के चलो आपको डायमेंशन दिए हुए, ये 10 मीटर है, ये भी आपका कितना है, 10 मीटर है, और ये भी कितना आपका, क्योंकि तीनों डायमेंशन सेम होते हैं, बराबर है। और मान के चलो एक कोड निकला, एक बात मान के चलो एक चिटा, चिटा निकला, नहीं वही ले लो ना, वो इंसेक्ट, इंसेक्ट, बराबर है। यहां से उसने चलना चालू किया, यहाँ से क्या किया उसने, तो पहले ऐसे गया इधर, बराबर है, फिर ये ऐसे गया, और फिर कहां पे गया, ऐसे गया। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये इसकी पाथ थी, ये वाली क्या थी, इसकी पाथ थी। तो आपको ये पूछा है कि अगर मान लो इसका ये इनिशियल पॉइंट है और इसका ये वाला क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, बराबर है। तो आपको पूछा कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ, डिस्टेंस 30, ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, पक्का, कैसे किया, चलो एक तो क्लियर है। मैं आपको मतलब मेरे को वो नहीं पता, मेरे को पता है आपको आंसर आता है, मेरे को तरीका बताना था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। एक्चुअली में सिर्फ फिल देना था कि डिस्टेंस मतलब एक्चुअली में क्या था, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। अभी एक तो समझ में आ रहा है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपका डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो भी एक्चुअल पाथ है उसकी क्या कर लो, लेंथ निकल लो, वही क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन एक और तरीका है वेक्टर वाला, एक और तरीका आपका वेक्टर वाला, ठीक है। अभी आपको बताइए कि ये पाथ आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ है क्या, नहीं ना, पहले इधर से इधर गया, फिर इधर बेंड हो गया, फिर इधर बेंड हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे है कि ना। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई आपका एक्चुअल पाथ होगा ना, आपका क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा आपका, कौन सा पाथ, उसके क्या कर लो, टुकड़े करो, उसके क्या कर दो, टुकड़े करो। लेकिन टुकड़े ऐसे करना है कि वो सब टुकड़े क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो मेरे को बताओ इस एक्चुअल पाथ के मैं कितने टुकड़े कर सकता हूँ, सबको आया। तो एक टुकड़ा होगा आपका ये वाला, यहां से लेके यहां तक, एक टुकड़ा आपका यहां से लेके यहां तक, एक टुकड़ा आपका यहां से लेके यहां तक। तो ये टुकड़ा आएगा एक्स एक्सिस में, ये टुकड़ा आएगा, और ये आएगा, सबको समझ में आए। अरे है ना, तो इसके अगर मैं 3 टुकड़े करता हूं, अरे है ना, 3 टुकड़े करता हूं, तो जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस, जब मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, तो मैंने आपको बोला है कि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है आपका, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो जितने भी मैंने टुकड़े किए एक्चुअल पाथ के,
उसकी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ूंगा फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जोड़ूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ूंगा, सिर्फ क्या जोड़ूंगा मैं, मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? अरे है कि ना? क्योंकि डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी निकालोगे, बराबर है, तो उसके जो भी टुकड़े होंगे वो सब जोड़ोगे तो आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, सिंपल अल्जेब्रिक रूल्स से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि स्केलर्स क्या करते हैं, सिंपल अल्जेब्रिक रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब सिर्फ क्या जुड़ेगी, मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या जुड़ेगी। तो अगर मैं डिस्टेंस अगर निकालता हूं तो ये पहला टुकड़ा है, आ रहा है कि ना? तो इसको मैं मान के चलता हूं, मैं ले लो S1 ले लो, इसको क्या ले लो, ये दूसरा टुकड़ा है, इसको क्या पकड़ लो S2, ये तीसरा टुकड़ा है, नहीं ये वाला नहीं ना, हाँ ये वाला क्या पकड़ लो S2, और ये वाला तीसरा टुकड़ा ये कितना है S2, ये तीन टुकड़े। तो एक तो इसको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल लिखता हूं, S1 क्या होगा आपका 10 मीटर, तुम्हें तो आया ही नहीं। S2 क्या होगा आपका 10 मीटर, आया कि नहीं आया। S3 10 मीटर, ये तो इसके क्या हो गए, मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गई। क्या इसके, अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखता हूं तो S1 वेक्टर, बोलो फटाक से, तो S1 लेंथ है ना, लेंथ है पर ये लेंथ है, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, और डायरेक्शन कहां पे। और जब भी आप वेक्टर फॉर्म निकालते हो ना, आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा, तो 10 क्या हो जाएगा आपका, आई क्या, सबको आया। S2 बोलो 10 जे क्या, और S3 10 के क्या, खुश रहे कहाँ पे, ये ना, मैं एक डिफाइन कर देता हूं ना, ये तुम्हारा क्या है x, ये तुम्हारा y, ये तुम्हारा z। अभी बोलो कहाँ पे, सबको समझे, तो इसलिए क्या जाएगा वाला -10 के क्या, सबको क्लियर है यहाँ तक पक्का। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड जोड़ता हूं, सिर्फ क्या जोड़ता हूं मैं, मैग्नीट्यूड, तो मेरे को क्या मिलेगा डिस्टेंस। तो मैं क्या जोड़ूंगा फिर, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो कितना 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आया जी 30 मीटर, कितना आया, या तो चीजें क्लियर है। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, तो मेरे को डायरेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि वेक्टर जब भी निकालोगे, वेक्टर को जोड़ोगे, तो वेक्टर को जोड़ना है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके पाथ हो गए ना, तो इस एक्चुअल पाथ के मैंने टुकड़े किए, बराबर, और ऐसे टुकड़े किए कि हर टुकड़े का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स है। इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस और मैग्नीट्यूड 10, सबको समझा कि नहीं समझा। तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, फिर S1 वेक्टर प्लस, बोलो फटाक से, S2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका S3 वेक्टर, बोलो कितना आएगा 10 आई क्या प्लस 10 जे क्या, 10 के क्या, आया कि नहीं आया। अब ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म, तो मेरे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कैसे करोगे, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर कोई चीज आपकी आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो क्या हुआ 10, यही आपने आंसर बताया। क्लियर है क्या सबको। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, सबको समझ में आया, अरे ना, चलो यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से प्रूव भी कर सकते, देखो अभी वही फंडा मैं यहाँ पे आगे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अरे समझ में आया, पॉलीगॉन लॉ याद है, अगर आपके दो वेक्टर होते तो आप क्या यूज करते थे, या तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे या फिर ट्रायंगल लॉ यूज करते थे। लेकिन अगर मोर देन टू वेक्टर्स जोड़ना है, मोर देन टू वेक्टर्स अगर जोड़ना है, तो हम क्या करते थे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते थे। क्या यूज करते थे हम, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, कि जैसे ट्रायंगल लॉ का ही क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि पहला वेक्टर है उसको फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल मान लो, और दूसरे वेक्टर को क्या मान लो, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो पहला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर वहां पे, तो जो आपका रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था आपका क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो पॉलीगॉन में क्या होगा, पॉलीगॉन तो कुछ नहीं होता था, ट्रायंगल, स्क्वायर, या फिर क्वाड्रिलेटरल, या फिर पेंटागन, या फिर हेक्सागन, ये सब क्या आपके पॉलीगॉन्स ही तो है ना। अरे हाँ कि ना। तो अगर मोर देन टू वेक्टर्स है, मान के चलो 4 वेक्टर्स है, तो पहले वेक्टर को क्या मानोगे, फर्स्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, दूसरे वेक्टर को सेकंड साइड ऑफ पॉलीगॉन, तीसरे वेक्टर को और चौथे वेक्टर को, और सबको क्या करें, पहला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा, दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे तीसरा, और तीसरा जहां पे खत्म हो रहा है, तो यही तो था ना अपना पॉलीगॉन लॉ। मतलब जैसे आपका ये वाला पहला वेक्टर था, तो ये वाला क्या होता था आपका दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला, तो इसको बोलते थे ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर, और इसको हम क्या बोलते थे
डी वेक्टर। तो आपका जो रिजल्टेंट होता था वो क्या होता था आपका रिजल्टेंट क्या होता था? क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन। रिजल्टेंट क्या होता आपका? मतलब इन चारों वेक्टर का जो एडिशन आएगा वो क्या होगा आपका? ये क्लोजिंग साइड होगा। और ये जो आपका रिजल्टेंट होगा ये पहले वेक्टर के साथ और लास्ट वाले वेक्टर के साथ क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में। वहां पे भी तो वही होता था ना कि आपका रिजल्टेंट क्या होता था? पहले के साथ, पहले साइड के साथ अपोजिट ऑर्डर और सेकंड साइड के साथ क्या था? अपोजिट ऑर्डर। हाँ कि ना यार? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका? इन सबका एडिशन। यही पढ़ा था हमने। तो यही फंडा देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर मान के चलो आपकी पाथ ऐसी है, आपकी पाथ कैसी है? ऐसे पाथ है, ठीक है। एक बॉडी है जो यहां से चल के कहां पे गई? यहां पे गई। यहां से चल के कहां पे गई? सबको समझ में आया? और इसने पाथ कौन सा लिया? ये वाला। ये वाला इसने पाथ लिया। अरे है कि ना? अब ये पाथ कैसा है? कर्व्ड है ना? तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? यही फंडा यूज करूंगा ना कि जो भी पाथ है उसके क्या करता मैं? छोटे छोटे टुकड़े करता। हर टुकड़ा क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। और हर टुकड़े का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अरे है कि ना? लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो ऐसा चेंज हो रहा है ना? अरे है कि ना? तो इसके टुकड़े कैसे करूंगा मैं? बहुत छोटे छोटे करूंगा। नहीं समझा? अरे हाँ कि ना? बहुत छोटे छोटे टुकड़े करूंगा ना। और छोटा, बहुत छोटा मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो। बहुत छोटा मतलब इसका टुकड़ा स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा? जब वो टुकड़ा बहुत छोटा होगा ना। बहुत छोटा, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट क्या लगेगा? वो टुकड़े की लेंथ कितनी है? जीरो। तो जीरो है क्या? कुछ ना कुछ तो होगी। उसको स्ट्रेट करने के लिए हम छोटा कर रहे हैं ना। और जब बहुत छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? और उसको हम लिखते हैं छोटा डी। उसको क्या लिखते हैं? ये डेल्टा मतलब क्या होता है? बड़ा चेंज। और डी मतलब क्या होता है? छोटा चेंज। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना यार? अरे कि ना? जब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों को, ये छोटा टुकड़ा, फिर ये छोटा टुकड़ा, फिर ये छोटा टुकड़ा, फिर ये वाला, इससे भी छोटा होगा। आपको समझाने के लिए मैं ये दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना? फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो यहाँ पे आपका ये जो पाथ था तो इसके टुकड़े कितने बनाए थे मैंने? 3। तो सिंपल हो गया था ना? वहां पे टुकड़े कितने बनेंगे? अगर हर टुकड़ा बहुत छोटा करूंगा, इसके अगर मैं मान के लो 10 टुकड़े करता तो आपका टुकड़ा इतना बड़ा बड़ा आता। अगर मैं 20 टुकड़े करता तो और छोटा हो जाता, आधा हो जाता। 40 टुकड़े करता तो और आधा हो जाता। 80 करता तो और। तो नंबर ऑफ टुकड़े बढ़ाते जा रहे हो तो वो लेंथ क्या हो रहा है? इतना छोटा कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? जीरो। नंबर ऑफ टुकड़े कितने हो गए? अनंत। जितना टुकड़ा छोटा उतने नंबर ऑफ टुकड़े ज्यादा। अरे हाया कि नहीं? अगर नंबर ऑफ टुकड़े अगर इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो टुकड़े की साइज क्या होगी? ऑलमोस्ट टेंस टू। सबको समझा क्या? तो ये टुकड़े कितने हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हुए ना। तो एक्चुअली में ये जो पाथ लेंथ है इसके बड़े बड़े टुकड़े थे, इसमें बड़ा एस लिखा था। ये भी बड़ा एस था, ये भी क्या था? ये तो बहुत छोटे छोटे है ना। इसको क्या लिखूंगा? छोटा एस। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको क्या लिखूंगा? डीएस वेक्टर। इसको भी क्या लिखूंगा? डीएस। इसको भी क्या लिखूंगा? डीएस। इसको भी क्या लिखूंगा? डीएस। इसको भी क्या लिखूंगा? सबको समझ में आ रहा? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब टुकड़े ऐसे करके मैं लास्ट तक ये कर लिया। आ रहा है ना? तो क्या सब स्ट्रेट लाइन टुकड़े? तो अगर सबको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में जोड़ता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जोड़ा, अगर वेक्टर फॉर्म में जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। और सबको मैग्नीट्यूड फॉर्म में जोड़ता हूँ तो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, ये एक छोटा टुकड़ा है, ये वाला एक छोटा टुकड़ा दिख रहा है, वेक्टर फॉर्म। ये टेल, ये वाला हेड, ये दूसरा टुकड़ा, ये भी वेक्टर फॉर्म। पहला स्टार्ट यहाँ पे हुआ, खत्म यहाँ पे हुआ। दूसरा देख, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, खत्म। तीसरा टुकड़ा ये वाला, चौथा टुकड़ा ये वाला, पांचवा ये वाला। समझ में आ रहा है? ये वाला उसके बाद, फिर ये वाला उसके बाद। तो ऐसे करते करते जाऊंगा तो लास्ट वाला यहाँ पे मिलेगा और उसके पहले वाला यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सबके सब छोटे छोटे टुकड़े क्या है? सेम ऑर्डर में। सबके सब छोटे छोटे टुकड़े कैसे? पहला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे। फिर यही तो पॉलीगॉन लॉ बोलता था, पहला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे तीसरा जहां पे खत्म हो रहा है
देन जो क्लोजिंग साइड बचती है वही क्या होता था आपका, रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो इन सभी छोटे छोटे टुकड़े को अगर मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ जोड़ता हूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो डिस्टेंस मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना। तो ये पहली वेक्टर है छोटे टुकड़े की, और ये वाली लास्ट है। तो जो रिजल्टेंट होता था वो पहले के साथ और लास्ट वाले के साथ क्या होता था, अपोजिट ऑर्डर में। देखो इसका हेड यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे, तो पहले का टेल यहाँ पे और लास्ट वाले का हेड यहाँ पे। तो देखो हेड हेड टेल टेल। तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए फिर, रिजल्टेंट तो ये होना चाहिए ना, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना। आया कि नहीं आया। और इसको हम क्या लिखेंगे, ds वेक्टर प्लस ds वेक्टर प्लस ds वेक्टर, और ये चलते रहेगा अप टू इंफिनिटी। आया। अगर मेरे को अगर मान के चलो डिस्टेंस, मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा फिर, तो सभी टुकड़ों की क्या कर जोड़ दो, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ds वेक्टर का, ऐसे जोड़ दीजिए ना अप टू कहां तक, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आगे भी यूज करूंगा, ये काफी यूज करूंगा मैं आगे भी। या तो क्लियर है सबको, पक्का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको सीधे समझ में है। अरे हाँ कि ना, हाँ, चलो इसके बाद वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो। नहीं है क्या, लगेगा ना। देख ये आपका पहला वेक्टर, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। तो ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और वाली तीसरी साइड। तो रिजल्टेंट क्या होगा तेरा, ये पहले वाले के साथ और लास्ट वाले के साथ क्या कर लो, क्लोजिंग साइड बना लो ना। तो ये क्लोजिंग साइड बनेगा ये वाला। अरे हाँ कि ना। तो ये पहले का टेल अगर यहाँ पे तो रिजल्टेंट का टेल यहाँ पे होगा, और लास्ट वाले का हेड यहाँ पे तो रिजल्टेंट का हेड कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा तेरा रिजल्टेंट। और यही लेंथ आती है √3 इंटू साइड। साइड कितनी है, 10। लग तो गया ना यहाँ पे। अरे समझे कि नहीं समझे, या तो क्लियर है। वेलोसिटी बता दो इसके बाद कि थक गए, थक गए पहले लेक्चर में, थक गए। ये देखो बना रहे मेरे को। अपने को जल्दी खत्म करना है ना काइनेमेटिक्स, 25 दिन में खत्म करना है। 25 दिन में, लास्ट ईयर में 40 दिन, 40 के ऊपर पढ़ाया था, 40 दिन पढ़ाया था। हाँ अबे तो लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे ना, तो तुम्हारे ऑफलाइन चल रहे ना। तुम्हारी शक्ल देख के मेरे को समझ में आ जाता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां पे थोड़ी ना पता चलता था, इसलिए वहां पे बहुत स्लो पढ़ाते थे। अरे समझे क्या, लास्ट ईयर वेक्टर कितने कितने इसमें पढ़ाया था मैंने, 34 लेक्चर लेते वेक्टर के। तुमको कितने हुए, 13 लेक्चर है, 15 लेक्चर हुए टोटल, 13 थ्योरी के और 2 डीबीबी के। चलो इसके बाद करेंगे हम वेलोसिटी। इसके बाद क्या करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्यों, ये जो पैरामीटर्स है ना, ये अगर आपको क्लियर है ना तो आपको बहुत चीजें समझने में आसान होगी, ठीक है। पर ये सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, एवरेज। कौन सा लेंगे हम, एवरेज। कर मैं हिस्टोस्टीनियस बताऊंगा, आधा घंटा तुम्हें हिस्टोस्टीनियस क्या होता है वही समझाने में चला जाएगा मेरा कल, ठीक है, परसों। ठीक है, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान के चलिए नंबर्स है 2 4 6 बराबर है, 10 15 बराबर है, और 20 ये नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बता, बोलो इन नंबर्स का सम का एवरेज कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, तो आप बताओगे क्या क्या आएगा एवरेज, कैसे निकालते थे, एवरेज कैसे निकालते थे। अभी लग रहा है मेरे को सब कोरोना में पास हो गए करके। एवरेज कैसे निकाल, अभी मेरे को वो नहीं कितना आता वो बताओ, कैसे निकालोगे। सभी टर्म्स की सम करते थे, अरे ना। तो आप जब भी एवरेज निकालते क्या करते, जितनी भी टर्म्स है उन सबको क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, और डिवाइडेड बाय क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको क्या मिल जाता था, ये सभी नंबर्स का क्या मिल जाता था, एवरेज मिल जाता था। अरे हाँ कि ना, मिल जाता था ना। तो ये हो गया आपका एवरेज। बस सेम मीनिंग यहाँ पे, सेम मीनिंग कहाँ पे आपका, यहाँ पे। तो अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड और
एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो जैसे भी मान के लिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये वाला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, बराबर है। ये यहां से निकला और इस पाथ के अलॉन्ग यहां पे आया, और आगे ना कहां पे आया आपका ये वाला, यहां पे, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, मतलब ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। जब भी आप इनिशियल पोजीशन डिफाइन करते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो पोजीशन कौन से टाइम पे होती है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल पोजीशन के साथ हमेशा क्या रहेगा, टाइम t 0 रहेगा, क्या रहेगा, जहां पे स्टॉप वॉच, जहां पे आपका क्या होगा, स्टॉप वॉच शुरू होगा, ठीक है। और फाइनल पोजीशन कहां पे होगी, जहां पे आप स्टॉप वॉच को क्या करोगे, रोक दोगे। तो उस समय मान के चलो टाइम कितना हुआ था, t। तो ये जो टाइम t पे रहेगा ना, ये हमेशा फाइनल पोजीशन रहेगा, और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा आपका, इनिशियल पोजीशन। तो ये वाला इस पाथ क्या लॉन्ग है, समझ में आ रहा है, आ रहेगा ना। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल पाथ ना, अरे है कि ना, अरे समझे कि नहीं समझे, क्या इस पूरे जर्नी में इसको समय कितना लगा। तो जब भी आप टोटल समय निकालते हो ना, टोटल समय, तो डेल्टा टी मतलब क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस, तो फाइनल पोजीशन का टाइम कितना है टी, और इनिशियल टाइम तो ये कितना हुआ टी। अगर मान के मैंने ऐसा दिया होता कि मान के लिए 10 बज के 15 मिनट में इसने जर्नी शुरू की थी, और 10 बज के 20 मिनट में इसने खत्म की, तो टाइम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए हम क्या लिखते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। सबको समझ में आया, आ रहेगा ना। तो ये हो गया टोटल टाइम, ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम। और स्पीड मतलब क्या होता है, अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगा आपका, क्या होगा कि इस पूरे जर्नी में उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बटे टोटल टाइम, वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। सबको समझ में आया, वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा आपका टोटल टाइम, अरे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका टोटल, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, तो ये देगा मेरे को एवरेज स्पीड और ये देगा मेरे को एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगा वेक्टर फॉर्म में और ये होगा आपका स्केलर फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे हम v एवरेज, इसको क्या लिखेंगे हम v एवरेज, और इसको हम क्या लिखेंगे v एवरेज, और ऊपर क्या रखेंगे हम एवरेज। सबको समझ में आया। बट जब भी हम एवरेज क्वांटिटीज निकालते हैं ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो ये जो आपका एवरेज स्पीड होता है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। मैग्नीट्यूड कौन से सेम होती है, मैं बहुत बार बोला होगा ना कि जो आपका वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या ले लो, स्पीड ले लो, बराबर है। पर वो कौन सी होती थी, इंस्टेंटेनियस होती थी, क्या होती थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने ट्रक का लिखा था कि ये कितने से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वो उस इंस्टेंट पे हो ना, जिस इंस्टेंट पे मैंने ट्रक को देखा। तो ये कहां पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्या ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में है ना, तो एवरेज है ना, वो तो एवरेज है ना, अरे आएगी ना। तो ये दोनों, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होते क्या, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, डिफरेंट होती है। पहले ये चीज आप समझ लो, सबको क्लियर है तो, अरे आएगी ना। यहाँ पे सबको समझ में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है।